हेलो स्टूडेंट्स, हम आज लेकर आ गए हैं 2021 का सेट ए। अब 2021 में कोरोना के कारण एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया था। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है चेंज हो गया था। इसको दो भागों में बांट दिया था, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, इसमें भाग 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। भाग 1 भी 30 नंबर का था और भाग 2 भी 30 नंबर का। भाग 1 जो है पहले करना था वो 1.5 घंटे का था, और जो भाग 2 है ऑब्जेक्टिव वाला वो 1 घंटे का था। तो इस तरह से दो क्वेश्चन पेपर दिए गए थे 2021 में सेट हर एक सेट के। तो सेट ए का पहले भाग 1 सॉल्व करते हैं। आज हम वीडियो को पूरा देखिए अंत तक बिना स्किप किए। चलिए देखते हैं। ये देखिए, भाग 1 सेक्शन ए है, फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। ये 10 नंबर का है। तीनों ही जो है हमारे सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही 10-10 अंक के हैं। और तीनों में ही 3-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन 2 अंक का है, एक 3 अंक का है और एक 5 अंक का है। तीनों ही सेक्शंस में ऐसे 10-10 नंबर के मार्क्स, 10-10 अंक के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में है वो है विद्युत टोस्टर तथा विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, जो मिश्र धातु होती है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो उसके घटक धातुओं से अधिक होती है, और जब प्रतिरोधकता अधिक होती है तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो वो है टोस्टर वगैरह, जल्दी मतलब वहाँ हमें हीट चाहिए होती है, ऊष्मा चाहिए होती है, और जिसकी प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है उसमें ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न होती है। इसलिए मिश्र धातुओं का जो गलनांक है वो भी अधिक होता है। ज़्यादा गलनांक और तापमान होने के कारण उनका उपचयन भी नहीं होता है, जल्दी से वो उपचयित नहीं होते। इसलिए इनमें जो है शुद्ध धातु की जगह मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, विद्युत टोस्टर और विद्युत प्रेस जो भी हैं। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला देखिए, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। इसके लिए हमने आगे देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा होता है। इस तरह से बाहर की तरफ उभरा होता है। और जो अवतल होता है वो इस तरह से होता है। जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ पर किरणें, प्रकाश की किरणें जो पड़ती हैं वो इनको फैला देगा, और जो उत्तल दर्पण है। और जो अवतल दर्पण है वो परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तीसरा क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और यह अवतल दर्पण जो है ये वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी, उल्टा, सीधा, छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, प्रतिबिंब बना देता है। और जो उत्तल दर्पण का उपयोग हम अपने वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में करते हैं, पीछे के वाहनों को देखने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग हम टॉर्च, सर्च लाइट में, सौर भट्ठी में, और दांतों वाला डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए, शेमिक दर्पण के रूप में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो है 3 उसका मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमने ये अंतर लिख दिए हैं। जो अगला तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा मोटर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसके अथवा में ये 5 नंबर का था, इसके अथवा में दे रखा है परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है, और इसका विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आरेख करना है। दूसरा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो ये ए वाला हम देख लेते हैं। परिनालिका वाला देखिए, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पैटर्न छड़ चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न जैसा होता है। जैसे छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, वैसे ही परिनालिका की ओर बनती हैं। देखिए,
ये परिनालिका बता रखी है। एक तरफ एन ध्रुव है, इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये चुंबक की तरह काम करने लगता है और चुंबकीय क्षेत्र बन जाती हैं। तो ये जो बड़े सर्कल बने हुए हैं इधर, और जो इस परिनालिका के अंदर से जो ये रेखाएं गुजर रही हैं एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर पे होती है। इसका मतलब ये है क्या, हर एक बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें कितना होता है तो हर एक बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र समान मिलेगा। और इसका उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए करते हैं। तो ये हमारा परिनालिका का था। ये 5 नंबर मतलब 2 भागों में आया हुआ है, 3 नंबर का था। ये देखिए 3 नंबर में था। परिनालिका का चित्र बना के ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हमारा खंड ब देखिए, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान हमारा 10 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। खंड ब जो रसायन विज्ञान है वह भी हमारा 10 नंबर का ही है। पहला क्वेश्चन वैसे ही 2 नंबर का है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दें। वियोजन अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक कारक जो होता है, एक अभिकर्मक जो होता है वो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक अभिकर्मक है, और जब अभिक्रिया हुई तो देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 उत्पाद बन गए। एक अभिकारक से 2 उत्पाद यानी वियोजन अभिक्रिया हो गई। ये इसका एग्जाम्पल था। अगला देखिए, ये 2 नंबर में था। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है। Na2CO3 10H2O का सामान्य नाम व 2 उपयोग लिखने हैं। तो Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो सामान्य नाम है धावन सोडा है। इसके 2 उपयोग, आप 4 उपयोग देख रखे हैं अपने, उसमें 2 कोई भी लिख सकते हो। घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये हमारा हो गया है 5वां क्वेश्चन। अगला देखिए, ये जो हमारा ये है, ये परमाणु साइज वाला और आधुनिक आवर्त सारणी हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही ये अगला जो क्वेश्चन है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो हमारा केमिस्ट्री का 5 नंबर का ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अब हम रसायन विज्ञान स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान भी 10 अंक का है। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। वृषण का कार्य है शुक्राणु का उत्पादन करना, शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और श्रावण करना। ये इसके 2 काम आप लिख देना, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र हमारा 3 नंबर में आया हुआ है। तो ये देखिए डायग्राम, ऐसे हमें डायग्राम बना लेना है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है पुंकेसर, दूसरा स्त्रीकेसर, तीसरा बाह्य दल, चौथा हमारा तीसरा पंखुड़िया या दल, चौथा जो हमारा बाह्य दल। पहला पुंकेसर देखिए, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ये सबसे ऊपर जो दिखा रखा है ये परागकोश है, इसके अंदर परागकण होते हैं और नीचे तंतु है। तो ये दोनों मिलकर परागकोश और तंतु मिलकर पराग पुंकेसर बनाते हैं, जो कि पुष्प का नर जनन अंग है। और दूसरा भाग जो हमारा है स्त्रीकेसर, जो मादा जनन अंग है। इसके 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाला जो वर्तिकाग्र है, फिर है वर्तिकाग्र के ऊपर आकर परागकण गिरते हैं, फिर वर्तिका है जो कि पराग नलिका को अंडाशय तक लेके जाती है। सबसे नीचे मोटा भाग है जो ये अंडाशय होता है, इसके अंदर बीजांड होते हैं। जब परिपक्व होता है तो अंडाशय जो है फल में बदल जाता है और बीजांड जो है बीज में बदल जाता है। तीसरा भाग जो है फूल का पंखुड़ियाँ होती हैं। पंखुड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं जो कि कीटों को आकर्षित करने में सहायता करती हैं और फिर इसे परागण में भी सहायता मिलती है। चौथा है बाह्य दल, ये हरे रंग का होता है और ये कली की सुरक्षा करती है। इस तरह से आप डायग्राम बनाना दे रखा है, सिर्फ 3 नंबर का। आप अच्छे से बनाओगे तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। अगला है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ये हमारा जो है 9वां क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है और इसके अथवा में 2 और दे रखे हैं। तो आप या तो ग्लूकोज वाला करना, ग्लूकोज वाला करोगे तो देखो ऐसे दिखा रखा है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है और यह हर एक कोशिका में बन जाता है, हर एक कोशिका में मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है छोटी आंत में पाचन हो गया है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गए हैं और वहाँ से रक्त द्वारा जो है ग्लूकोज को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। तो उस कोशिकाओं में आने के बाद जो है उसके कोशिका द्रव्य में जो होता है ग्लूकोज होता है, तो ये पायोरेट में बदल जाता है। 3 कार्बन होते हैं पायोरेट में। इसमें बदलने के बाद ये 3 रास्ते अपना सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ईस्ट में होता है ऐसा, ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट में क्या होता है, उसकी अनुपस्थिति में जो है ईस्ट में
ये जो है पायरेट जो है, जो 3 कार्बन का है, वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में बदल जाता है। तो इथेनॉल में 2 कार्बन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1, तो 3 कार्बन के ऐसे 3 पायरेट वाला जो है ऐसे 2 उत्पाद में बदल जाता है। तो ये हमारा ईस्ट में होता है। अगर हमारी पेशियों में, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तब क्या होता है, जो ये पायरेट होता है लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और ऊर्जा बनती है थोड़ी बहुत। तो इसमें लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बन का ही होता है और पायरेट भी 3 कार्बन का होता है, इसलिए एक पायरेट से एक ही उत्पाद बन रहा है। तो अब तीसरी कंडीशन में जब ऑक्सीजन होती है, भरपूर ऑक्सीजन होती है, तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा पायरेट, वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उसमें ऊर्जा में टूट जाता है। तो इस तरह से हमारे आप ग्लूकोज का जो है विखंडन इस तरह से दिखा सकते हैं, और इसको जैसे अभी हमने बोला है इसको लिख भी सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर का है। आप ऐसे बना के आ जाओगे तो भी आपको 5 नंबर फुल मिल जाएंगे। या तो आप ये ग्लूकोज वाला करना, या फिर इसके अथवा में 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, यानी कि पौधे में भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, पौधे उनसे कैसे छुटकारा पाते हैं, क्योंकि उसमें कोई गुर्दा वगैरह नहीं होता, वृक्क नहीं होता, तो कैसे वो काम करता है। और बी भाग है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर। तो ये पहले वाला जो है 3 नंबर का है, दूसरे वाला 2 नंबर का है। तो देख लेते हैं इसका भी। जो उत्सर्जी पदार्थ हैं पौधे, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे पहला पॉइंट है, तो उसमें जो ऑक्सीजन बनती है, तो ऑक्सीजन कैसे बाहर आती है, रंध्रों द्वारा बाहर आ जाती है, और कुछ सॉल्यूशन में भी वो यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है जो उनके अंदर अतिरिक्त जल होता है, वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ये भी रंध्र द्वारा बाहर आ जाता है, अतिरिक्त जल जो होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, पादपों में बहुत से ऊतक जो है मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं, यानी कि जो मृत भाग होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो पत्तियों में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, वो उनके द्वारा भी बाहर निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट है, बहुत से जो पादप है अपशिष्ट पदार्थों को उनके अंदर जो है रिक्तिका होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर वो उनको इकट्ठा कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है, पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं, जो पत्तियां गिरती हैं उनमें भी पत्तियों में संचित होते हैं, वह वैसे निकल जाते हैं बाहर। रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में संचित होते रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी, जो मिट्टी में जड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये आप पॉइंट लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला जो था हमारा स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में, वह पोषण, इसको मैंने एक ही पॉइंट में लिख दिया, आप इनको 2-3 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। वह पोषण जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, स्वपोषी पोषण है। विषमपोषी पोषण में क्या करते हैं, वह स्वयं का अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरों द्वारा बनाया गया भोजन लेते हैं, जैसे कि पौधों द्वारा बनाया गया या दूसरे जीवों द्वारा बनाया गया पौधा प्राप्त करते हैं। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से आप ये आपका जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 जो हमारा जो है भाग 2 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें सारे, इसमें भी इसी तरह से 3 भाग कर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों में 10-10 नंबर का ही पार्टीशन किया गया है। देखिए पहला जो भौतिक विज्ञान है, देखिए मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं, तो भाग 1 में भी 10 का था भौतिक विज्ञान, यहाँ भी 10 का, तो 20-20 के ऐसे दोनों पोर्शन, मतलब तीनों भाग जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 20-20 अंक के हो गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए भौतिक विज्ञान का, किसी वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं, उत्तल दर्पण। अभी मैंने वहाँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जब अंतर बताया था, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य देखने के लिए वाहनों में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण जो है। दूसरा है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है। ये आप पिछले सेट किए होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चौथा देखिए, निम्न में से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है। देखिए एम्पियर तो विद्युत धारा का है, वोल्ट विभवांतर का है, जूल ऊर्जा का है, तो कुलाम है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कुलाम होता है। तो सी ऑप्शन है वो इसका ठीक आंसर है, सही उत्तर है सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा है, इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। जो है विद्युत है, जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, दृष्टिपटल पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये इसका आंसर जो है ए ऑप्शन है, दृष्टिपटल पर। अगला जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, दोनों क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे देखिए, ये 5 आर वाला भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है। किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ना घटती ना बढ़ती। तो इसका जो सी ऑप्शन है राइट आंसर। अब जो हमारा रसायन विज्ञान है बी खंड ब जो है सेक्शन बी है स्टार्ट हो गया। ये 8 नंबर का है, मैक्सिमम 8 दे रखा है इन्होंने। तो टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखो। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और हम लोहे की चीज़ों पर पेंट क्यों करते हैं भाई, लोहे को नमी और वायु के संपर्क से बचाने के लिए उसे पेंट करते हैं, ताकि उस पर जंग ना लगे। एक है धातु का नाम लिखिए जो तरल अवस्था में पाई जाती है, वो ब्रोमीन होती है। एक धातु का नाम लिखिए जिस चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये ऐसी नरम धातु है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है। असंतृप्त देखिए कौन से होते हैं असंतृप्त, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 आबंध हो, वो होते हैं असंतृप्त। तो मैथेन में कार्बन होता है, और एथेनॉल में भी कार्बन कार्बन के बीच में एक ही आबंध होता है। तो बेंजीन ऐसी है जिसमें द्विआबंध 3 द्विआबंध होते हैं, तो बेंजीन जो है असंतृप्त यौगिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बेंजीन। 16वां क्वेश्चन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड जो है तीर का निशान, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब ये इन्होंने पूछा कौन से अभिक्रिया है। देखिए संयोजन भी अभिक्रिया नहीं, क्योंकि 2 ही अभिकर्मक है, 2 ही उत्पाद है। संयोजन में होता क्या है, जो है 2 अभिकर्मक होते हैं और एक उत्पाद बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखिए, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक होता है, लेकिन यहाँ कितने अभिकारक हैं, 2 हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। विस्थापन भी नहीं होगा, ये है द्विविस्थापन, क्योंकि देखो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर और जो सोडियम ब्रोमाइड में सोडियम, इन दोनों का आपस में आदान प्रदान हो गया है। तो अभिकर्मों के बीच में जब आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। तो ये यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर 16 का सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एथेन में सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। जब आप इसको एथेन को फैलाकर लिखोगे, संरचनात्मक सूत्र के रूप में लिखोगे, तो एक आबंध तो सी और सी के बीच में हो जाएगा, और 6 आबंध, 3 पहले कार्बन के साथ और 3 दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बीच में 6 आबंध वे और एक ये 7 हो जाएंगे टोटल। समजातीय श्रेणी के 2 यौगिकों का किस इकाई का अंतर है, CH2 इकाई का अंतर होता है। तो 8 क्वेश्चन हमारे रसायन विज्ञान के हो गए हैं। 12 क्वेश्चन देखो जीव विज्ञान के दे रखे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है, वृक्क किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चाहिए होते हैं स्वपोषी पोषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, उपरोक्त सभी। 21वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो अंडाशय मादा का है, गर्भाशय भी, डिम्ब वाहिनी भी, एक शुक्रवाहिका है जो नर जनन तंत्र में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा परपरागण संपन्न होता है, वायु द्वारा, प्राणी द्वारा, जल द्वारा। तो सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए घास, गेहूँ तथा आम। घास को गेहूँ नहीं खा सकता, तो ए ऑप्शन यहीं गलत हो गई। बी देखिए घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खा सकती है, बकरी को मानव, हाँ ये ठीक है। सी भी देख लेते हैं, बकरी को गाय नहीं खा सकती, ठीक है, गाय को हाथी नहीं खा सकता, ये भी गलत है। घास को मछली मान ले खा भी ले, तो मछली को बकरी नहीं खाती, तो ये हमारा बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय है। घास भी जैव निम्नीकरणीय है, लकड़ी भी, पुष्प भी, प्लास्टिक आ जाएगा, डी ऑप्शन ठीक है, ये अजैव निम्नीकरणीय है। प्लास्टिक जो है क्या है, अजैव निम्नीकरणीय है। बेजीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, वो क्या है, अपमार्जक आ जाएंगे।
शाकाहारी तो जो पौधों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उत्पादक जो पौधे होते हैं खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है, अपमार्जक। 26वां क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन, और दूसरा आ जाएगा तंत्रिका तंत्र। ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। सी ऑप्शन तंत्रिका तंत्र इज द राइट आंसर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग शुद्रांत्र होता है। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, XY होता है। मेरुरज्जु किससे रक्षित होती है, कशेरुकदंड से होती है। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो ये हमारा जो है भाग 2 था जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो भाई इसमें 30 क्वेश्चन थे छोटे 1-1 नंबर वाले। जो बच्चा 2021 के ये सेट कर लेगा अलग, उसको 120 क्वेश्चन छोटे मतलब कि याद हो जाएंगे एक साल के ही, 2021 के करने के बाद ही। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए और अपने जो है एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा, कितने समय में आप कौन सा कितना क्वेश्चन लिख पाएंगे, इसका पता चलेगा। कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है वो भी आप जान पाएंगे। तो आपको अगर इन वीडियो से हेल्प मिल रही हो, आपको पसंद आ रही हो, तो आप लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।